हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आज हम सभी अपनी रिवीजन सीरीज़ का अपनी फर्स्ट वीडियो कवर करने जा रहे हैं और हम इस वीडियो में यूनिट 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कवर करेंगे जो आपका फर्स्ट पेपर है। सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु एंटर इन द मार्केट विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जिसके पास एक न्यू और इनोवेटिव आइडिया है जो मार्केट में अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपने उड़ता हुआ पेन मार्केट में लिया है, मेरे पास आइडिया है कि पेन उड़ता कैसे है, मेरे पास उड़ने वाला पेन है, बहुत बेकार एग्जाम्पल है, बट वो इनोवेटिव और न्यू आइडिया होगा मार्केट में, हाँ या ना? हाँ जी सर, न्यू आइडिया होगा, तो ठीक है, वो ही इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाता है। भाई, अगर कोई इंसान न्यू आइडिया के साथ आ रहा है, अगर कोई इंसान इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहा है, तो वो रिस्क टेकर होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, रिस्क टेकर होगा। अगर उस इंसान का जो आइडिया है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सारे रिवॉर्ड का हकदार होगा, हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वही इंसान का आइडिया लॉस में इतना आगे नहीं बढ़ पाता उसका आइडिया और वो काफ़ी डाउन चला जाता है, तो वो सारा लॉस बेयर करेगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, वो सारा लॉस बेयर करेगा। वही इंसान आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। गॉट इट? ओके जी, बात समझ में आ गया। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू सक्सेसफुल वेंचर। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन आपको रिचर्ड कैंडिलर ने दी थी। ऑल राइट, इसको बस तुम रट लेना, इसमें एक भी वर्ड इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, यह आपका एंटरप्रेन्योर का मतलब था। सर, हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर कैसे होते हैं वो तो आपने बताया नहीं। अरे भैया थमो, थोड़ा सा बता रहे हैं। द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कैसे? ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द नेचर और ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, भाई ये सारे स्किल्स, ये सारे कैरेक्टर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। सर, कौन कौन से हैं? रिस्क टेकर, जैसे मैंने बताया कि भाई वो रिस्क टेकर होना चाहिए और वो रिस्क टेकर होता भी है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर। दूसरा, उसका माइंड बहुत इनोवेटिव होता है। ऑल राइट, इसको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तीसरा, उसका माइंड क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव कैसे? मैंने बहुत बेकार से एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, मेरे पास एक ऐसा पेन है जो पेन उड़ सकता है और मैं उसको मार्केट में लाना चाहता हूँ। वो आइडिया कैसा है? क्रिएटिव, हाँ या ना? राइट। एंटरप्रेन्योर गोल ओरिएंटेड होता है, उसका डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, वो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, उसके पास विजन होता है दैट व्हाट ही वांट टू बी इन द फ्यूचर एंड व्हाट ही वांट टू गेट फ्रॉम हिज आइडिया इनटू द फ्यूचर। ऑल राइट, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वो रिस्क टेकर होता है। दूसरा, वो लॉस भी बियर करता है। तीसरा, वो रिवॉर्ड भी लेता है। दूसरा, और जो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर देखता है। उसकी मेंटल एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। तीसरा, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए, दैट इज बिजनेस सीक्रेसी। सर, इसका मतलब क्या है बिजनेस सीक्रेसी? तो समझ में नहीं आया हमको। अरे थमो भाई, बता रहे हैं। बिजनेस सीक्रेसी का मतलब होता है कि भाई वो सीक्रेट रखने में बहुत अच्छा होता है। एक एंटरप्रेन्योर के पास ऐसा आइडिया है जो मार्केट में अब तक है ही नहीं, तो अगर हम दूसरे वे में देखें, उसका मतलब किसी ने उस आइडिया के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने उस आइडिया को किसी से शेयर किया ही नहीं। दैट मीन्स वो सीक्रेट रखने में बातों को बहुत अच्छा होता है, बातों को नहीं, आइडिया को। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऑल राइट, वो स्ट्रेस टेकर होता है, उसके पास लीडरशिप स्किल होती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। ये होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर, अब इसका फंक्शन और बता दो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, ये भी बता देते हैं आपको। इसके फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फंक्शन और इसके करेक्टर एंड मीनिंग अगर आपको यह आ गया तो आपको बच्चे पूरी एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। कैसे सर? वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन देख लीजिए आप। फंक्शन इसके
3 भागों में बटे हुए हैं। पहला एंटरप्रेन्योर फंक्शन, दूसरा प्राइमरी फंक्शन एंड तीसरा अदर फंक्शन। सर ये क्या है? एंटरप्रेन्योर फंक्शन यू कैन से कि अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वाला फंक्शन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर फंक्शन। ऑलराइट सर, प्राइमरी फंक्शन बिजनेस स्टार्ट हो गया और बिजनेस स्टार्ट चलते 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 जो हम फंक्शन करते हैं वो होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन। ऑलराइट, अब आता है अदर फंक्शन। अदर फंक्शन भाई ये फ्यूचरिस्टिक होता है, इसमें आपको अधिकतर फंक्शन जो मिलेंगे वो आपको फ्यूचर से रिलेटेड मिलेंगे। ऑलराइट, सो हमने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, आइडिया तो बनाओ। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप फंड रेस कहाँ से करोगे? आपने मार्केट रिसर्च करी? तो ये सब आपके फंक्शंस हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, सॉरी बिजनेस नहीं, एक एंटरप्राइज स्टार्ट होने से पहले ये आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इंप्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारना और मेकिंग द लेआउट। मेकिंग द लेआउट भाई हमको कितनी नीड है, फॉर एन एग्जाम्पल हमको मैन पावर की कितनी नीड है, हमको मशीनरी की कितनी नीड है, यह आपको होता है मेकिंग ऑफ लेआउट, इन सबका लेआउट बनाना। ऑलराइट, अब सर ये तो आ गया प्राइमरी फंक्शन और बता दो। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन आपको मैनेजमेंट फंक्शन याद है जो पढ़े थे हमने 12th क्लास में? हाँ जी सर याद है, वही इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। अब इसमें बस कंट्रोलिंग नहीं होता, वो बात तुम ध्यान रखना, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होता। प्राइमरी फंक्शन इसमें मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं कंट्रोलिंग को छोड़ के। कंट्रोलिंग के अलावा क्या है? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी आपके सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आते हैं हम अदर फंक्शन पे। अदर फंक्शन मतलब कि जो वो वाले फंक्शन जो फ्यूचर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व द ग्रीवेंस, मतलब जितनी भी परेशानियां होंगी आगे एम्प्लॉयज को, उनको सॉल्व करना इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, ग्रोथ कैसी करनी है? ग्रोथ बढ़ानी है ना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। ये भी कोऑर्डिनेट कैसे करना है आगे, या फिर अगर हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसको अच्छा कोऑर्डिनेशन और कैसे करना है। ऑलराइट, देन मेंटेन द रिलेशन, किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ, गवर्नमेंट के साथ और अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी। ठीक है, आपको इन सबसे अपने रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं। ये आपके हो गए फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यह आ गया, यह आपका पूरा मीनिंग था एंटरप्रेन्योर का। अब आते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है हम ये जान लेते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एज आई टोल्ड यू, जो रिस्क टेकर होता है, वही उस पर्सन के एक्शन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने? सो इट रेफर टू एन एक्शन और प्रोसेस ऑफ एंटरप्राइज टूवर्ड एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। ओके, सो एंटरप्रेन्योर के जो प्रोसेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर के एक्शन होते हैं, किस चीज के लिए? एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। सर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर दो। करते हैं अभी। सो आपके माइंड में बस आप ये 3E याद रखना। पहले से है एंटरप्रेन्योर, दूसरे से है एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरे से है एंटरप्राइज। ऑलराइट, सो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जैसे मैंने बताया, वही उस पर्सन के एक्शन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और इस पर्सन की सर्विस, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मार्केट को, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज आपका ऑब्जेक्टिव होता है। किसका ऑब्जेक्टिव होता है? उसी एंटरप्रेन्योर का। ठीक है सर, अब तो ये क्लियर हो गया, अब हम इसे कभी नहीं बोलेंगे। शाबाश बेटा। उसके बाद सर कोई प्रॉब्लम तो आती होगी ना, जैसे हम कोई नई पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमने कुछ नया सोचा कि हाँ भाई हम कल से ये करेंगे, हमको परेशानी आती है, तो इनको परेशानी नहीं आती? आती है बेटा, क्यों नहीं आती? चलिए वो भी पढ़ लेते हैं आपका। सो इनके बैरियर्स क्या होते हैं? एक बात ध्यान रखना कि बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप और बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर बोथ आर सिमिलर। CCS वाले क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, बट क्वेश्चन यही पूछेंगे, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर और फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप फेस ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज।
ऑलराइट, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद 3 बात को ध्यान में रखना, कौन कौन सी सर? पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। बैरियर्स आपके 3 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट फैक्टर, ठीक है। सो आपको ये 3 बात याद रखनी है। सर इकोनॉमिक में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने इकोनॉमिक पढ़ रखा है, इकोनॉमिक में आता है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट। ये चारों आपके कैपिटल फैक्टर आते हैं। सर ये कैसे हैं आपके बैरियर? ये तो हम समझ ही नहीं पाए, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। कैपिटल अगर कम है सो वो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज खड़ा नहीं कर पाने का। कैसे सर? उसके पास आइडिया है, हाँ जी आइडिया है, बट क्या उसके पास उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए एक सक्सेसफुल वेंचर में पैसा है? नहीं है सर, तो कैसे करेगा? सही बात है, समझ गए। देन लेबर, सर उसके पास लेबर की बहुत कमी है। हमने एस्टिमेट किया था कि हमको थाउजेंड्स लेबर चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और इसको अपने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए, बट मार्केट में लेबर की बहुत शॉर्टेज चल रही है और 500 ही है, तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो क्या है? ये बैरियर है, ये प्रॉब्लम है जो हर एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल में कमी, मार्केट हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट मार्केट इज नॉन फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हम लेडीज की मार्केट में जेंट्स के जीन्स एंड टॉप सॉरी अगर हम जेंट्स के शर्ट एंड पैंट सेल करने लगे तो क्या वो सेल होंगे? ज़्यादा सेल नहीं होंगे लेकिन सेल होंगे। वहीं अगर हम जेंट्स के मार्केट में शर्ट एंड पैंट सेल करने लगे तो वहाँ ज़्यादा सेल होंगे या फिर जो दूसरे मार्केट है वहाँ ज़्यादा सेल होंगे? सर जेंट्स की मार्केट में ज़्यादा सेल होंगे। तो वही होती है आपकी बैरियर रिलेटेड टू मार्केट। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अब आती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर भी 2 हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। सर आपने 3 बोला था, ये तो 4 हो गए। सॉरी, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे आपको कैसे भी करके। तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल, और याद करने की जरूरत नहीं है, मुझसे पढ़ो पूरा याद हो जाना है वीडियो देखने के बाद। सोशल मतलब सोसाइटी, सब चीज आपकी सोसाइटी आपकी फैमिली से रिलेट होगी, ठीक है। ये आपको निमोनिक टेक्निक होती है। सोशल मतलब सोसाइटी मतलब जहां आप रह रहे हो, ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका कास्ट रिलीजन क्या है, आपकी कल्चर नॉर्म क्या है, ये सब अफेक्ट करती है एंटरप्रेन्योर को जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा होता है। सर कैसे करती है? भाई उसकी फैमिली बैकग्राउंड, अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो क्या उसका बिजनेस चलेगा? चल सकता है लेकिन परेशानी आएगी। सेम विद एजुकेशन, सेम विद कास्ट, ठीक है। अब आते हैं भाई साइकोलॉजिकल पे। साइकोलॉजिकल मतलब होता है आपका माइंड से रिलेटेड, ठीक है। माइंड से रिलेटेड मतलब सर हम समझ नहीं पाए, समझते हैं इसको भी। लैक ऑफ मोटिवेशन, उस पर मोटिवेशन नहीं है काम करने का तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं सर नहीं कर पाएगा। स्किल नहीं है, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ड्रीम नहीं है मतलब सर आइडिया तो है उस पर, मतलब ड्रीम भी होना चाहिए। सर बेटा ये नेसेसरी नहीं होता। कोई सोते सोते ने आइडिया बना लिया लेकिन अगर उसका ड्रीम ही नहीं है उस आइडिया को परस्यू करने का तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये इसके क्या है? बैरियर है, ठीक है। देन उस पर नॉलेज नहीं है, वो भी दीवार है। सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपका गवर्नमेंटल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर, यू कैन से, ठीक है। सर कैसे? बेस्ट एग्जांपल, जब रतन टाटा जी वेस्ट बंगाल गए थे अपनी टाटा नैनो को स्टैब्लिश करने के लिए तो उनका गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। वो मोटिवेटेड थे, वो स्किल थे, उन पे ड्रीम था, उन पे नॉलेज थी, उनके सोशल फैक्टर भी सब पॉजिटिव थे, उन पे कैपिटल भर भर के था, लेबर थी, रॉ मटेरियल था, मार्केट भी अच्छी थी। क्या सही नहीं था? गवर्नमेंटल फैक्टर, उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। तो गवर्नमेंटल फैक्टर भी, पॉलिटिकल फैक्टर भी एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करते हैं एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए। समझ गए बेटा? हाँ जी सर समझ गए। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इकोनॉमिक ग्रोथ।
रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और ये हर साल आता ही आता है। चाहे इसकी लैंग्वेज बदल जाए, ये क्वेश्चन नहीं बदल सकता, इसका आंसर नहीं बदल सकता, आपको बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सर ये कैसे कैसे आ सकता है? रोल ऑफ बिजनेसमैन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन जीडीपी, व्हाट एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। जहां जीडीपी, जहां इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म आ जाए और यहाँ पे रोल या फिर कंट्रीब्यूशन की टर्म में आ जाए तो इसका आंसर यही होगा। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अब इसको भी एक्सप्लेन कर दो जैसे सबको एक्सप्लेन किया। हाँ जी सर करते हैं, थमिए थोड़ा सा। सो पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर कोई न्यू आइडिया के साथ आ रहा है सो उसको लेबर की जरूरत होती है। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इकोनॉमी में। गॉट इट? हाँ जी सर समझ गए। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई पहले कोई बंदा 0 रुपये कमाता था और अब उसकी इनकम 10,000 है, तो उसकी इकोनॉमिक उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी, हाँ या ना? हाँ जी सर बढ़ी। तो इम्प्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया है जो पहले हम फॉरेन कंट्री से लेते थे कोई सामान, बट हम वो अब इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल XYZ प्रोडक्ट है, हम पहले चाइना से लेते थे बट हम अभी वो XYZ प्रोडक्ट इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं। समझ गए? मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे हो रही है? पहले इकोनॉमिक डिपेंडेंट थी चाइना के ऊपर, अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात है इनोवेशन। सर इनोवेशन कैसे है? इनोवेशन तो आप हर उसमें डाल रहे हो बेटा। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? टू इंस्पायर अदर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने बोला कि हम एक न्यू प्रोडक्ट लाएंगे मार्केट में जिसको कोई कंपटीशन ही नहीं है अब तक। समझ रहे हो? अभी उसी टाइप के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाने स्टार्ट करेंगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग बस ICICI लाई थी 1997 में, बट आज के दिन अधिकतर बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक प्रोवाइड दिस ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, हाँ या ना? हाँ जी सर। सो उसने क्या किया? ICICI बैंक ने इंस्पायर किया, अदर्स को मोटिवेट किया कि हाँ भाई तुम भी ये काम कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब आते हैं भाई ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स का अच्छी तरह यूज करेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी आपकी बढ़ेगी और आपके रीजनल बैलेंस ग्रोथ भी होगी। सर रीजनल बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? बाकी तो हमने समझ लिए, लेकिन रीजनल बैलेंस ग्रोथ नहीं समझ पाए। ओके भाई, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहाँ स्टार्ट करना चाहता है? जहां पे लेबर महंगी होती है, फिर जहां पे लेबर सस्ती होती है। जहां पे लेबर सस्ती होती है, सो लेबर सस्ती कहां पे होगी? जहां पे लेबर की डिमांड नहीं होगी, ठीक है। जहां पे लेबर की डिमांड नहीं होगी वहां पे लेबर सस्ती ही होगी। मतलब जो एरिया थोड़ा निचला एरिया है वहां पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो उसको लेबर चीप मिलेगी। उससे क्या होगा? उसका बैलेंस ग्रोथ होगा उस एरिया का जहां वो काम करना चाहता है और वो एरिया का जहां काम पहले से होता आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस टाइप बिल्ड होगा, ठीक है। सो ये होता है इकोनॉमिक बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब टाइम है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। फॉर यू ऑल कि व्हाट इज इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? आपको ये क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना है आपको। तो यही हम अपने यूनिट 1 को ख़त्म करते हैं और इसकी जो अभी 1-2 टॉपिक रह रहे हैं जैसे थ्योरीज हो गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद यूनिट 2। सो गाइस कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन से यूनिट ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो उसकी हम वीडियो जल्दी बना देंगे। अदरवाइज वी विल कवर द ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। विद दिस आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। परसों आपको एक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो आ जाएगा। सब्जेक्ट आप बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए जल्दी, तो हम उसी पे काम करेंगे। गाइस एट द एंड, सो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।